ब्रेक तो लभ्या नहीं है, एक्सपर्ट लभ लिया ही जी। तो नाजरीन, आज हमने अपने शो में दावत दी है क्रिकेट के राजा झलक दिखलाजा साहब को। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी सर, झलक दिखलाने का शुक्रिया। ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, कि कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम क्रिकेट कित्थों शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है कि कितों से आपकी मुराद कहाँ से स्टार्ट हुई है, या इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बात यह है कि ब्रिटिश राज में यूं तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे मुसलमान रहते थे। मेरा मतलब है कि वो मद्रास हो, हैदराबाद हो, बंगाल हो, पंजाब हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि शुमाली हिंद के मुसलमान इन तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे। वो सबसे बेहतर मुसलमान थे। मतलब वो बेहतर थे भी, और वो इस चीज़ को फोर्स या इन्फोर्स भी करना चाहते थे कि वो सबसे बेहतर मुसलमान है। तो इसीलिए तो वो ये कहते थे कि यूपी के मुसलमान, दिल्ली और लखनऊ के मुसलमान एक्चुअली वही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया में जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको। तो इसीलिए उनकी ज़िद थी कि उनकी ज़बान यानी कि उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ज़बान समझा जाए। ये तो मेरा ख्याल है आपको पता भी चल गया होगा इसके हवाले से, पाकिस्तान में रहते हुए। लखपते गेने, वेरी गुड वेरी गुड। लखपते गेने से मेरी मुराद, मेरा मतलब है आपकी मुराद यही है कि आपको अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको पता लगे। तो मैं बता ये रहा था कि उनकी सिर्फ ये ज़िद नहीं थी कि उनकी ज़बान को पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ज़बान समझा जाए। वो ये भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे इस बात के ऊपर कि उनकी तहज़ीब को, यानी कि गंगा जमनी तहज़ीब को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के कल्चर्स और तहज़ीबों से ज़्यादा बड़ी तहज़ीब समझा जाए। और बेहतरी तो इसी की होगी कि बाकी तमाम मुसलमान भी अडॉप्ट कर लें ख़ुद को गंगा जमनी तहज़ीब के साथ, तो अच्छा होगा। और तीसरी बात, और उनका ये भी एम्फेसाइज था कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसको भारत के तमाम मुस्लिम्स का पॉलिटिकल स्टैंड समझा जाए, और उन्हीं की लीडरशिप को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की, जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन उस वक्त मौजूद थी इंडिया में, उसका लीडर समझा जाए। सर, क्रिकेट कितने खलोती सी? जी, क्रिकेट की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर आप क्रिकेट को कैसे आप मुस्लिम क्रिकेट को अप्रिशिएट कर सकती हैं। देखिए, बात ये है कि ये मैं मानता हूँ कि फैक्ट ये था कि जो ब्रिटिश इरा के बंगाली मुस्लिम्स थे, साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम्स थे, पंजाबी मुसलमान थे, सिंधी मुसलमान थे, और पख्तून मुसलमान थे, बलोच मुसलमान थे। शुमाली हिंद के मुसलमानों की लीडरशिप से मुत्तफिक नहीं थे। इसीलिए तो इन तमाम इलाकों के मुसलमानों का कल्चर और लीडरशिप, हत्ता कि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी इनकी अपनी थी, डिफरेंट थी शुमाली हिंद की पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन शुमाली हिंद के जो मुसलमानों की इलीट थी ना, अब आप बात समझने की कोशिश करें। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वो जो इलीट थी ना, वो जो अलीगढ़ की इलीट थी, जिसके लीडर थे सर सैयद अहमद ख़ान। जी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को ऐसी गिद्दड़ सिंघी सुंघाई के बस एक गिद्दड़ सिंघी तो उनकी बड़ी वो फेमस बुक थी ना, जिसका नाम उन्होंने रखा था असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने बगावत का सारा मलबा बंगाली मुसलमानों पर डाल दिया था। और उनकी दूसरी गिद्दड़ सिंगी थी अशराफिया या जागीरदार मुसलमानों के लिए सेल्फ कॉलोनाइजेशन का पैगाम। आप समझें इस बात को। वो कहते थे अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी लिखो और अंग्रेजी खेल खेलो। ये आई क्रिकेट की बात। जी, इसीलिए तो क्रिकेट एलीट मुस्लिम कम्युनिटी की नई आइडेंटिटी बन के उभरी इंडिया के अंदर। इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकती हैं कि जो पहली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम थी ना, जिसमें 4 मुसलमान भी शामिल थे, जो 1932 में बनी थी, उसमें 4 मुस्लिम्स भी शामिल थे। उन 4 मुसलमानों में से 3 मुसलमानों का ताल्लुक अलीगढ़ से था। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी ना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि क्रिकेट कैसे, कहाँ से और क्यों शुरू हुई।
तो मैं अब आपके बड़े अहम सवाल की तरफ आता हूँ कि क्रिकेट स्टार्ट कैसे हुई? नहीं, क्रिकेट खलोती कितने से? ना, क्रिकेट स्टार्ट कैसे हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जी जनाब, क्रिकेट का राजा झलक दिखलाजा आपसे ये अगर सवाल पूछे और साथ में ये कहे कि नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, आप ये बताएं कि हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम क्रिकेट क्लब कहाँ बना था? अलीगढ़। जी, ये फरवरी 1878 की बात है। और जब 1883 में कॉलेज का गोरा प्रिंसिपल पहली दफ़ा अलीगढ़ के लौंडों को पंजाब के दौरे पर लेकर जा रहा था ना, तो खुद सर सैयद अहमद ख़ान रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे इन्हें सी ऑफ करने के लिए, और उन्होंने इन स्टूडेंट्स को अपनी दुआओं के साए में रुखसत फरमाया। कहा जाता है कि जब कोई पहली दफ़ा अलीगढ़ कॉलेज का विज़िट करता था तो उसको महसूस होता कि ये कोई क्रिकेट कॉलेज है, मतलब कि हर तरफ क्रिकेट का जुनून था। तुसी आपे हिसाब ला लो कि अलीगढ़ कॉलेज की क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता था वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का भी कप्तान था। कॉलेज उसको एक अलग कमरा देता था, कप्तान का कमरा, जिसमें कप्तान साहब बैठ जाते थे और स्टूडेंट्स के उमूर सुलझाते। पता इन कप्तानों में से सबसे मशहूर कप्तान कौन गुजरा है? मौलाना शौकत अली, वही जिन्होंने तहरीक खिलाफत चलाई थी गांधी जी के साथ मिलकर। एटीन 97-98 में अलीगढ़ वालों ने पारसियों की ताकतवर तरीन क्रिकेट टीम को हराया, महाराजा राजेंद्र सिंह की पटियाला 11 को हराया और यूरोपियन टीम्स को हराकर हिंदुस्तान पर दोबारा से कब्जा कर लिया। सॉरी, जोक्स अपार्ट, अलीगढ़ बॉयज़ अच्छी क्रिकेट खेलते थे और फास्ट बाउलिंग उनकी स्पेशलिटी थी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वगैरह। और फिर देखते ही देखते अलीगढ़ स्टाइल ने पूरे हिंदुस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलोनियल इंडिया में हिंदुस्तानी एलीट यूथ के लिए अंग्रेज़ी तर्ज के कॉलेज वगैरह खुल रहे थे, तो ऐसे में पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर तो क्रिकेट की नर्सरी साबित हुआ। बल्कि 1901 में अलीगढ़ के लौंडों और लाहौरी बॉयज़ के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच में अलीगढ़ क्रिकेट टीम को मिली करारी हार। धूल चटा दी लाहौरी शाहीनों ने अलीगढ़ के सूरमाओं को। प्रोड्यूसर साहब एनजी बोलिए। और इस मैच के दो हीरोज नूर इलाही और मानक चंद कुछ अरसा के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट भी हुए। अब आपको इन नामों से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अनलाइक अलीगढ़ क्रिकेट टीम, पंजाब में या लाहौर की क्रिकेट टीमों में हिंदू और मुसलमान क्रिकेटर्स मिक्स होते थे। ये तो खैर अब तक हमने बात की एलीट मुस्लिम, एलीट हिंदू और एलीट पारसी क्रिकेट की, लेकिन तुसी जिन्ने भी एलीट हो जाओ, खल्के खुदा को बिल्कुल ही आउट नहीं रख सकते। इसकी एक मिसाल पलवानकर ब्रदर्स थे। इस मिसाल को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, आ जाए। पलवानकर बरादरान जो लोअर कास्ट हिंदू थे, ख़ास तौर पर बालू पलवानकर एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभरे। बालू बाबाजी पलवानकर 4 जुलाई 1875 में साउथ इंडिया के एक कस्बे धरवाद में जन्मे। कास्ट के एतबार से इन्हें चमार कहा जाता था। हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज यहाँ पाकिस्तान में भी अगर किसी ने किसी को गाली बकनी होती है तो उसे चूड़ा चमार कहा जाता है। तो आज से 150 बरस पहले क्या हाल होता होगा। जब गोरा राज आया तो हिंदुस्तान में नई क्लासों ने भी जन्म लिया। ये लोअर कास्ट, चमार या दूसरी निचली जातियों वाले लोग जिन्हें हिंदू अनटचेबल्स यानी कि अछूत मानते थे, इनमें से कुछ के लिए गोरा सरकार की नौकरियां मौजूद थीं। बालू खानदान भी इन्हीं लोगों में शामिल था जिन्हें इन्फेंट्री में नौकरी मिल गई। बालू इन्फेंट्री में नौकरी करते घूमते घामते पुणे पहुंच गए।
जहां स्कूल में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोरा साहब को क्रिकेट खेलते देखा। फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया। इनके करियर का आगाज एक पारसी क्रिकेट क्लब में बतौर ग्राउंड स्टाफ हुआ, जहां इन्हें 1 महीने की नौकरी के 3 रुपए मिलते थे और काम यह था कि बस गेंदें उठा के लानी है। यहां उन्होंने बॉलिंग सीखी और जब इन्हें नोटिस किया गया तो इन्हें पूना के एक मशहूर क्रिकेट क्लब में नौकरी मिल गई। यहां इनका काम गोरे बैट्समैनों को नेट प्रैक्टिस करवाना था ताकि वो स्पिन बॉलिंग से यूज टू हो सकें। यहां इनकी तनख्वाह बढ़कर 4 रुपए पर मंथ हो गई और फिर पूना जिमखाना के कप्तान डॉक्टर ट्रॉसिक ने इन्हें चुन लिया। वो इन्हें हर उस बॉल पर 8 आने देते जिस पर वो कप्तान ट्रॉसिक को आउट करते। असूलन तो बालू को पूना के टॉप क्रिकेट क्लब्स में सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे, चमार थे। बालू 1899 में पूना से बंबई आ गए, मगर वो कास्ट बेस्ड रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ पूना में होती थी वो बंबई में भी जूं की तूं रही। एग्जैक्टली वो कहा जाता है ना कि आप कहीं भी चले जाएं, जात वो है जो नहीं जाती, और इस बात का जीता जागता सबूत है पाक इंडिया क्रिकेट, जहां आज़ादी के 75 बरसों के बाद भी दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक दलित ही अपनी नेशनल टीम्स में जगह बना सका। यहाँ यूसुफ यूहन्ना जो बाद में कन्वर्ट हो गए, और वहाँ विनोद कांबली जो आज भी रो पड़ते हैं ये बताते हुए कि थ्रू आउट हिज करियर उन्हें दलित होने की वजह से तज़हीक का निशाना बनाया जाता रहा। यहाँ मुझे बरसबील तज़करा एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट का वो आर्टिकल याद आ गया जो उन्होंने इंडियन टीम में ब्राह्मण बर्तरी के हवाले से लिखा था, क्लास एक्ट, जिसमें लिखा गया था कि उस वक्त की इंडियन टीम में 7 ब्राह्मण खिलाड़ी थे। 7 11 में से 7। और पता है ओवरऑल ब्राह्मण टोटल हिंदुस्तानी पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? 6%। 6% कुल आबादी का, और नेशनल क्रिकेट टीम में पूरे 7 ब्राह्मण। और जब किसी ने रवि शास्त्री से सवाल किया कि शास्त्री जी कुल आबादी का 6% पर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम दे विच पूरे 7 ब्राह्मण, इसकी क्या वजह है? तो इस पर शास्त्री जी ने जवाब दिया, ओह, दिस मस्ट बी ए कोइंसिडेंस। ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि टीम में इतने सारे ब्राह्मण खिलाड़ी हैं, और हाँ, ये खिलाड़ी इसलिए पिक नहीं हुए इंडियन टीम में कि ये ब्राह्मण है, बल्कि इन्हें इंडियन टीम में इसलिए पिक किया गया है कि ये हिंदुस्तानी है। तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो इंडिया में 14 प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं अभी तक, इनमें से 8 ब्राह्मण क्यों हैं? इत्तफाक, महज इत्तफाक या हुस्ने इत्तफाक? नहीं जनाब, ये इत्तफाक नहीं बल्कि एक भद्दी रियलिटी है कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडियन समाज मीन्स एलीट, जागीरदार, मुस्लिम इन्वेडर क्लास या अपर कास्ट हिंदूज, ब्राह्मण्स, खश्तरीज। याद है ना रविंदर जडेजा, ट्विटर के सर, इनकी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने फरमाया फॉरएवर राजपूत। इसीलिए तो वो 50-50 मारकर बैट यूं लहराते थे जैसे कोई सूर्यवंशी राजपूत किसी क्षेत्र में अपनी तलवार लहराता था। खैर, कमिंग बैक टू colonial era of Indian cricket. Beautiful ball, level for the celebration.
चलते हैं 1920 में, जब गांधी जी ने कांग्रेस का चार्ज संभाला और चलाई गोरों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बस यही टाइम था जब इलीट हिंदुस्तानियों को ये पता चल गया था कि गोरा हिंदुस्तान से सुबह गया या शाम गया। ऐसे में सेल्फ कॉलोनाइज करने वाले इलीट हिंदुओं और मुसलमानों को अचानक से अंग्रेज़ की गुलामी बड़ी बुरी लगने लग पड़ी और फिर इन क्लासेस ने अपने अपने मुफादात की खातिर अपने अपने नैरेटिव्स बनाना शुरू कर दिए। हिंदू इलीट ने बनाया अखंड भारत का, मेरा भारत महान का, भारत माता की जय हो का और टेरिटोरियल नेशनलिज्म का ऐसा ब्रांड जिसे आज तक ब्राह्मण ही लीड कर रहे हैं। और ब्लू ब्लडेड मुस्लिम्स ने मुसलमानों का अजीम माजी, पूरी दुनिया पर दोबारा इक़्तिदार, मतलब रिलीजियस नेशनलिज्म का वो नैरेटिव जो तब से लेकर आज तक शुमाली हिंद और अपर पंजाब की ब्लू ब्लडेड मुस्लिम अशराफिया कैश करवा रही है। अच्छा, इन दोनों नैरेटिव्स के बैन बन रहा था एक प्रो इलीट नहीं, प्रो पीपल नैरेटिव, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नैरेटिव, जो दलितों के हुकूक की बात कर रहे थे और साफ साफ बता रहे थे कि ये जो मुट्ठी भर इलीट मुस्लिम और हिंदू अशराफिया है, ये नेशनलिज्म के नाम पर पोलराइजेशन को प्रमोट कर रही है। अंबेडकर साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान की अक्सरियत लोअर कास्ट दलित मुसलमानों और दलित हिंदुओं पर मुश्तमिल है और इसी रेजिस्टेंस के बाइस अंग्रेज़ों ने दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट का हक भी दिया 1932 में, 1932 में, जिस पर गांधी जी को तो गश पड़ गए और उन्होंने दलित राइट्स को बिल्कुल इग्नोर मारकर मरण व्रत रख लिया। आप जानते हैं कि गांधी जी के इस स्यापे को डील करने के लिए टॉक्स में अंबेडकर साहब के साथ कौन मौजूद था? बालू साहब, बालू पलवांकर, वही बालू जिसे बॉम्बे में हिंदू जिमखाना ने कभी सिलेक्ट ही नहीं किया और अगर किया तो उसे अछूत के स्टेटस पर ही रखा। वही बालू जो क्रिकेट मैच में लंच टाइम के दौरान बाहर बैठा होता और बाकी तमाम टीम अंदर बैठी चाय समोसे उड़ा रही होती। वही बालू जिसके बर्तन तक अलग रखे जाते। वही बालू जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पटियाला के हिंदू शहजादे रॉन्जी से बेहतर क्रिकेटर थे, लेकिन इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम रणजी ट्रॉफ़ी है, बालू ट्रॉफ़ी नहीं। वही बालू जो देख रहे थे कि बॉम्बे रेजिडेंसी में होने वाले पेंटेगुलर और कॉर्टेंगुलर टूर्नामेंट्स किस तरह से सेल्फ कॉलोनाइजेशन वाले फेज से निकल कर ना टू नेशन थ्योरी वाले फेज में एंटर हो रहे थे। ये जब पारसी, यूरोपियन और हिंदू क्रिकेट क्लब्स के साथ साथ मुस्लिम जिमखाना की एंट्री हुई ना कॉर्टेंगुलर कप में, तो उन दिनों हिंदू और मुस्लिम क्रिकेट क्लब्स के मैचेस को इसी तरह से देखा जाता था जैसे आज हम और आप पाक भारत क्रिकेट टाकरा देखते हैं। What 1944 में ब्रिटिश राज के दौरान आखिरी पेंटेगुलर कप हुआ जिसे मुस्लिम्स ने जीत लिया। इस क्रिकेट मैच में इब्राहिम मुसलमानों के हीरो थे जिन्होंने 137 रन पर बैट कैरी किया और मैच ख़त्म होने से 5 मिनट कबल टारगेट अचीव कर लिया और यूं 4 दिहाइयों तक इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस पेंटेगुलर कप इख्तिताम पजीर हुआ और पीछे छोड़ गया रेसिज्म, नेशनलिज्म, कास्टिज़म, कम्युनलिज्म, कॉलोनियलिज्म और कमर्शियलिज्म की वो दास्तान जो आज तक शक्लें और लहजे बदल कर सुनाई जा रही है, सुनी जा रही है।